हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, मैं क्लास 12th केमिस्ट्री के संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण अंतर लेकर आया हूँ, जो आपके बोर्ड की एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। तो देखिए, कोई ना कोई आप लोग बोर्ड एग्जाम के 2-3 सेट, लगभग 7 सेट होते हैं, जो उस 7 सेटों में से लगेंगे देखेंगे तो आप लोग 3-4 सेटों में आपको एक एक अंतर या 2 अंतर पूछ दिए जाते हैं, जो आपको 3 नंबर या 4 नंबर में पूछे जाने वाला टॉपिक होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट संपूर्ण किताब से अंतर लेकर आया हूं, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अंतर अंतर के साथ साथ ये अंतर चाहेंगे तो परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे आप लोग उसको दिया जाएगा कि विद्युत अपघटनी सेल क्या है, तो जितना अंतर लिखे हैं सारा क्या कर देंगे, विद्युत अपघटनी सेल के बारे में लिख देंगे। फिर अगर पूछ दिया गैल्वेनिक सेल, तो उसके बारे में भी इसी तरह लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, आज सिर्फ अंतर को देखने वाले हैं। तो जरा देखिए, जो पहला अंतर है क्या है, देखिए दिया है कि विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनिक सेल में अंतर लिखिए। ठीक है, तो पहला अंतर जरा देखते हैं। एक साइड क्या लिखेंगे, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल। तो पहला अंतर क्या है, इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें क्या होती है, बाह्य स्रोत, मतलब बाहर से क्या होता है, ऊर्जा देने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जो भी आपका विद्युत अपघटनी सेल होता है उसमें बाहर से क्या करते हैं, एनर्जी को देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करा है, इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, एक का उल्टा होता है अगला। ठीक है, तो इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो विद्युत अपघटनी सेल होता है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए तो अगला अंतर देखते हैं। अगला अंतर क्या आपका, अगला अंतर दिया है, इसमें धारा प्रवाहित करने पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। जब इस विद्युत अपघटनी सेल में धारा प्रवाहित करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोग जानते हैं ना, जिसमें अभिकारक और अपचयन की क्रिया होती है। ठीक, इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तब रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, इसमें अपने आप क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें एक ही पात्र में इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। जो आपका विद्युत अपघटनी सेल है उसमें क्या होता है, एक ही विलयन में मतलब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, डूबे होते हैं। ठीक है, जो आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोड जो आपका बनता है, तो इसमें एक ही पात्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। इसमें अलग अलग पात्र में इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। इसमें जो होता है अलग अलग, इसमें क्या होता है, एक ही विलयन मतलब इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, अलग अलग पात्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड आपके डूबे होते हैं। ठीक, अब अगला जरा देखिए, पांचवा अंतर क्या है, इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। जो होता है इसमें लवण सेतु, उसकी आवश्यकता इसमें नहीं होती है। मतलब ब्रिज है ना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है। जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है उसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान, बहुत तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए तो अगला जो आपका अंतर है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है। ये सेट अगर अगले साल का भी उठाकर देखेंगे तो 2-3 सेटों में पूछा गया है। ठीक है, कि अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में क्या अंतर होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, अंतर है। तो इस अंतर को हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अंतर को हम लोग क्या करने वाले, देखने वाले हैं। तो यह एक प्रायोगिक मान है। जो आपका है अभिक्रिया की कोटि में लिखेंगे पहला कि यह एक प्रायोगिक मान होता है। कैसा मान होता है, प्रायोगिक मान होता है। ठीक है, मतलब प्रयोग के द्वारा मान्य होता है। ये अब क्रिया की आणविकता में क्या देखेंगे, यह
एक सैद्धांतिक मान होता है। कैसा होता है? यह एक सैद्धांतिक मान होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यह भिन्नात्मक संख्या में हो सकती है, मतलब ये जो अभिक्रिया कोटि होती है 1, 2 और भिन्न में भी हो सकता है 1/2 कुछ भी हो सकता है। ठीक, यह सदैव एक पूर्ण संख्या होगी, लेकिन जो अभिक्रिया की आणविकता होती है सदैव क्या होती है? हमेशा पूर्णात्मक पूर्ण संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पूर्ण संख्या होगी। ठीक, भिन्नात्मक नहीं होगी। चलिए अगला देख लेते हैं। यह शून्य भी हो सकती है। आपको पता है कि अभिक्रिया की प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ना होती है, तो यह शून्य भी होती है। यह कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि जो होती है कभी भी शून्य नहीं होती है। ठीक है, आपको पता रहना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अभिक्रिया के कोटि उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता वेग को निर्धारित करती है। ठीक है, सांद्रता मतलब आप लोग जानते हैं ना, सांद्रता मतलब गाढ़ापन, तनुता मतलब होता है क्या होता है? पतलापन। तो क्या होता है? अणुओं की संख्या जिसकी सांद्रता को निर्धारित करती है। ठीक, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या है। यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या है? अभिकारकों की संख्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर है जो आपके बोर्ड में कई वर्ष विगत वर्षों में कई बार पूछा गया है। देखिए अंतर आपके सेट में 2-3 वो सेट में हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए अगला जो अंतर है उसको देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर ये भी आपका है, बहुत बार बोर्डों में पूछा गया है आपसे फिलहाल के। तो ठीक है, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? अच्छे से देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। ये 2024 में भी पूछा गया था, 22 में भी पूछा गया था और 23 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें अंतर देख लीजिए क्या है आपका? एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर लिखिए। ठीक, तो पहला अंतर क्या है? यह समान कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल को आसानी से ऑक्सीकृत करता है। मतलब ये जो समान कार्बन वाले जो परमाणु होते हैं उनको क्या करता है? बहुत ही आसानी से क्या करता है? ऑक्सीकृत करता है। ठीक, यह कम कार्बन परमाणु वाले अम्लों को आसानी से ऑक्सीकृत करता है। ये क्या करता है कि ये समान वाले कार्बन परमाणु को ऑक्सीकृत करता है, ये कम परमाणु वाले क्या करता है? अम्लों को आसानी से ऑक्सीकृत करता है। ठीक, अगला क्या है? फ्यूलिन विलयन से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। ठीक है, फ्यूलिन विलयन से क्या करता है? क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या करता है? लाल अवक्षेप बनाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें जो होता है कोई परिवर्तन नहीं होता, बहुत ही सिंपल। देखिए इसको आप लोग, इसको मैंने अभिक्रिया में कराया है कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया में। ठीक है, इसको जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं और जाकर देख सकते हैं वीडियो में, मैंने आसान तरीके से वहां पर बताया हुआ हूँ। अगला जरा देख लेते हैं। अगला क्या है आपका? टालेन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। ये जो होता है टालेन अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाता है? रजत दर्पण बनाता है। ठीक है, अगला क्या है? कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं। तो बहुत आसान है, सिंपल है ना। देखिए मैंने बहुत ही आसान भाषा का क्या किया है? यूज किया है। ठीक, अगला देख लेते हैं। सीप अभिकर्मक को अपचयित करता है। सीप जो अभिकर्मक है उसको क्या करता है? अपचयित करता है। ठीक, सीप अभिकर्मक को अपचयित करता है। कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला देख लेते हैं। शीघ्रता से बहुलीकृत होता है। जो होता है शीघ्रता से बहुलीकृत होता है, बहुलीकृत नहीं होता है। ये क्या होता है? बहुलीकृत नहीं होता है। तो इसको क्या करेंगे? बहुत ही आसान है, इसको भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, तो चलिए अगला अंतर देखते हैं क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर है, क्या करा है कि रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में अंतर लिखिए। रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन में क्या करना है? अंतर बताना है। ठीक,
तो जरा देखते हैं रेशेदार प्रोटीन क्या होती है। ठीक, यह प्रोटीन धागे की संरचना जैसी होती है। ये जो प्रोटीन होती है वो कैसी होती है? धागे की संरचना जैसे होती है। यह प्रोटीन गोलाकार संरचना जैसी होती है। इसका नाम ही देखो गोलाकार प्रोटीन है। तो कैसा होता है ये जो प्रोटीन होता है? कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक है, कैसा होता है प्रोटीन? गोलाकार होता है। ठीक, यह जल में अविलेय होती है। एक कैसी होती है? जल में अविलेय होती है। ठीक, यह जल में विलेय होती है। जो गोलाकार प्रोटीन होती है वो क्या होती है? जल में विलेय होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, विलेय मतलब घुल जाती है। ये क्या होती है? जल में घुलती नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? यह पीएच मान और तापमान के प्रति सक्रिय होती है। सक्रिय मतलब एक्टिव होती है। ठीक है, सक्रिय मतलब क्या होती है? क्रिया के लिए सक्रिय है ना। जैसे कोई धावक है तो दौड़ने के लिए क्या इच्छुक है, मतलब सक्रिय है। जैसे कोई और धावक है जो दौड़ने के लिए सक्रिय नहीं है, मतलब दौड़ना नहीं चाहता है, तो कैसा है? निष्क्रिय है। ठीक है, तो यह पीएच मान तापमान के प्रति क्या है? सक्रिय होता है। पीएच मान आप लोग जानते हैं। ठीक है, और तापमान में टेम्परेचर। यह पीएच मान और तापमान के प्रति निष्क्रिय होता है। ये जो पीएच मान होता है तापमान के प्रति क्या होता है? निष्क्रिय होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए आप लोग को अंतर क्या होता है? ज़्यादा नहीं लिखना होता, 3 अंतर ज़्यादा लिखना होता है। तो हमने आपको 4 से 5 अंतर क्या किया है? कराया हुआ हूँ। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे क्या होती हैं? समांतर होती हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलित अवस्था में होती हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती हैं कुंडलित अवस्था में होती हैं। कैसी होती हैं? कुंडलित अवस्था में होती हैं। तो ये आपके क्या होते हैं? समांतर। आप लोग जानते हैं कुंडलित मतलब घिरे हुए। एक कुंडलित मतलब जैसे ना होता है कुंडली, हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे कि बहुत सारे फेरे लपेटे जाते हैं, ऐसे उसको क्या बोलते हैं? कुंडलित अवस्था। तो ऐसे होती है। तो इसको भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये भी आपसे बोर्ड में पूछा गया है, 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको भी अच्छे से क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए अगला जो अंतर है ये तो और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। तो देखिए ये टॉपिक जो है केमिस्ट्री में और बायोलॉजी दोनों में क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर हो जाता है। ये दोनों में काम कर जाता है, आपका केमिस्ट्री में भी और साथ में आपको बायोलॉजी में भी। ठीक है, तो आप लोग केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर उसमें आपका जैव अणु, उसमें ये आपको अंतर दिया गया है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका इधर जो होगा डीएनए होगा, इधर क्या होगा? आरएनए होगा। ठीक है, तो इधर क्या है? डीएनए, इधर क्या आपका? आरएनए। चलिए इसको देख लेते हैं। डीएनए में सबसे पहला यह प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए जो होता है ये क्या होता है? प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है। यह कुछ विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है। जो आरएनए होता है वह कुछ विषाणुओं क्या होता है? आंशिक आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक, अगला क्या है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। जो डीएनए होता है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक, अब इसमें क्या होता है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें क्या होता है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग को पता रहना चाहिए कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज शर्करा क्या होती है? इसमें पाई जाती है। अगला क्या है जरा देखिए। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। जो डीएनए होता है डीएनए से किसका निर्माण होता है? आरएनए का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आपको ये बातें पता रहना चाहिए कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। जो कुछ विषाणु होते हैं उसमें ही क्या होता है? आरएनए से डीएनए का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक, अगला अंतर देखते हैं। इसमें थाइमिन क्षार उपस्थित होता है।
जो इसमें होता है कि कौन सा क्षार उपस्थित होता है, तो थाइमिन क्षार। डीएनए में कौन सा क्षार उपस्थित होता है, तो थाइमिन क्षार उपस्थित होता है। ठीक, इसमें यूरेसिल क्षार उपस्थित होता है। इसमें जो होता है कौन सी क्षार उपस्थित होती है, तो यूरेसिल क्षार क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक, अगला देख लेते हैं। यह केंद्रक में पाया जाता है। ये जो होता है डीएनए किस में पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस में पाया जाता है, केंद्रक में। ठीक, यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो आरएनए होता है वो किस में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में आपका क्या होता है, आरएनए पाया जाता है। ठीक, अब जरा देखिए, इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। इनकी जो संरचना होती है कैसी होती है, द्विकुंडलित। ठीक, इनकी संरचना एकल कुंडलित होती है। इनकी जो संरचना होती है एकल कुंडलित होती है। चलिए इनकी संरचना को भी देख लेते हैं। इनकी देखिए द्विकुंडलित संरचना है। ठीक, द्विकुंडलित, इसमें क्या होती है, एकल संरचना होती है। ठीक, तो ये आपका क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। तो ये आपका बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और 100% पूछे जाने वाला टॉपिक है। ठीक है, बायोलॉजी या केमिस्ट्री न किसी न सेट में आपसे पूछा ही जाने वाला है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। फ्रेंड्स लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स।